नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मिस्टर संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा कि क्षेत्रीय संस्कृति जो थी, प्राचीन काल में जो क्षेत्रीय संस्कृति है, जो हमारी भारत देश की सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, ठीक है? इनका जो विकास है, वो विकास किस प्रकार से हुआ है, ठीक है? प्राचीन काल में जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा सभ्यता था, जो हमारा व्यवहार था, उसका जो विकास है, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट है, वो कैसे हुआ प्राचीन काल में, जो कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में देख लिया। आज का जो हमारा पाठ है, यह है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, सॉरी तिलक नहीं गठन। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 18वीं शताब्दी में जो है राजनीतिक गठन कैसे हो रहे थे, क्योंकि उस समय में जो है मुगल का जो शासन था, वो थोड़ा मुगल प्रभुत्व में आ गया था। और उस समय में मुगल का जो शासन व्यवस्था था, वो थोड़ा बृहद था। हालांकि मराठा, जाट, अहोम इन सब का भी था, लेकिन मुगल का जो शासन था वो थोड़ा विशाल हो गया था भारत देश में। तो उन्हीं सब के बारे में जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है, इस अध्याय में दिया हुआ है। हम लोग थोड़ा इसको विस्तार से आज देखते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्व भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें ये बतलाता है। देख सकते हैं इसमें आप लाहौर की तरफ जो है सिख, यानी कि जो वर्तमान पाकिस्तान है, उस समय में जो है प्राचीन काल में सिख का जो है वहाँ पे सत्ता होता था, सिख का प्रभुत्व होता था, उसी का शासन प्रशासन उस क्षेत्र में चलता था। इधर देख लीजिए गुजरात के क्षेत्र में मालवा, ठीक है, उधर मराठा का चलता था। उसके बाद इधर हैदराबाद में जो है इधर थोड़ा उसका रहता था, क्या बोलते हैं, मुगल का रहता था। उधर बंगाल की तरफ मुर्शिदाबाद में उसका रहता था, मुगल का रहता था। उधर अवध की तरफ जो है अवध के जो नवाब थे उनका रहता था। इस प्रकार से पूरे भारत में। उसके बाद ब्रिटिश आया तो ब्रिटिश का जो भी है सीमा धीरे धीरे बढ़ने लगा। हालांकि ब्रिटिश जो आया तो सबसे पहले अपना शासन बंगाल से ही प्रारंभ किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये देखिए ब्रिटिश जब आया था तो उसका कितना क्षेत्रफल था, भारत में कितना कब्जा किया था, और जब गया तो पूरे भारत को कब्जा करके गया, अंग अंग से इसको छिन्न भिन्न करके यहाँ से गया। यह हमें यह दर्शाता है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से लेकर 1761 तक, यानी कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई प्रारंभ हुई, उसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई। इन परिस्थितियों के दौरान जो है उपमहाद्वीप में, अर्थात ये जो भारत देश है, इस उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम लोग यहाँ तक जो है पढ़ेंगे। ये इस अध्याय में मूल रूप से दिया गया है। ठीक है, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1600, ठीक है, 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों की शक्तियां वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुई जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को
सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, यानी कि प्राचीन काल में भी जो है मुगल सत्ता को जो है चुनौती दिया गया था, मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियां को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। यानी कि पहले क्या था कि इन्होंने धीरे धीरे जो है मुगल सत्ता को तो अपनाया, लेकिन जब देखा कि मुगल अब नहीं है, मुगल का अब ध्वंस हो रहा है, तो जितने भी सूबेदार सब थे, मनसबदार थे, ठीक है, वो लोग अपना अपना सत्ता जो है, जो जिसका क्षेत्र था उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व वहां पे स्थापित कर चुका था। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां, फसल भरपूर और तिजोरियां खाली, ये सामान्य कुछ इसमें दिया हुआ है, इसको देखते हैं। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ ही कठपुतली बने रहते हैं। जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मौलिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं? जिनकी उससे आशा की जाती है, वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई समय अ, उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह, देखिए जब भारत में जो है मुगल का शासन धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा ब्रिटिश के कारण, तो इसी बीच जो है नादिर शाह, बहुत प्रसिद्ध ये शासक था, ईरान का शासक था। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया, और उस समय में जो भारत का जो दिल्ली था ना केंद्र, वो बहुत ही एक विकसित क्षेत्र था, विकसित वो एक जगह था, और जो भी आता था वहीं पे आक्रमण करता था, वहीं पे अपना सत्ता जो है प्रारंभ करता था। तो 1739 में जब नादिर शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया तो क्या हुआ देखते हैं। दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। यानी कि नादिर शाह तो 1739 में आक्रमण करके दिल्ली को लूट के तो चले गए, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जब अफगान से यहाँ आए तो इन्होंने भी बहुत लड़ाई की और बहुत लूटपूट मचा के यहाँ से गए, ठीक है ना। वही यहाँ पे देखिए नादिर शाह जो है दिल्ली आकर क्या सब लूट के गए, कितना आक्रमण किए, वो यहाँ पे दिखा रहा है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए की सोने का बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई भी कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गया। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। साम्राज्य पर सब और से दबाव तो पड़ ही रहा था, अभिजातों के विभिन्न समूहों को पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे
समूह के हाथों की कठपुतली बन रहे थे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों यानी कि फर्रुख सियर 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय यानी कि 1754 से लेकर 1759 के बीच जो उसका काल समय था, इसकी हत्या हो गई। यानी कि इन दो मुगल शासकों की जो है हत्या कर दी गई। पर फर्रुख सियर, ठीक है, आलमगीर द्वितीय, इन दोनों की हत्या कर दी गई। और दो अन्य बादशाहों यानी कि अहमद शाह 1748 से 1754 जिनका शासनकाल है, और शाह आलम द्वितीय यानी कि जिसका 1759 से लेकर 1816 तक जिसका शासनकाल है, इन दोनों को जो है अभिजातों ने अंधा कर दिया। यानी कि दो को तो मार दिया और दो को अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। जैसे अवध और बंगाल, हैदराबाद, यानी कि वहाँ के जो अभिजात थे, वहाँ के जो छोटे मोटे राजा थे, वो अपनी शक्ति प्रबल बना ली और अपने अपने क्षेत्र में एक प्रभुत्व वहाँ पे स्थापित कर लिया। जैसे अवध हो गया, ठीक है, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, नादिर शाह हो गया हैदराबाद का, अनेक प्रकार, नादिर, निजामुद्दीन, बहुत सारे आए। निजामुद्दीन तो ये वर्तमान में आया था, कुछ दिन पहले था, यानी कि आज़ादी के समय में था। और भी बहुत सारे उस समय में शासक हुए थे। राजपूत, अब राजपूत की जो यहाँ पे बात की जा रही है, राजपूत के बारे में बताया जा रहा है कि राजपूत का जो शासनकाल था वो कहाँ था, किस क्षेत्र में था और कैसे था। राजपूत, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। जब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए, जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सुबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहानदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नौगारों की जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका विस्तार आगे होने से रुक गया। जब मराठा का वहां पे आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे जो है वहां पे राजपूतों का जो शासन था वो धीरे धीरे रुक गया। उसका जो विस्तार था, उसका जो विकास था, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो धीरे धीरे रुकने लगा। जयपुर के राजा जयसिंह की छोटी यहाँ पे कहानी दी जा रही है। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन, राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। इतने बड़े वो महान थे, इतने बड़े वो महान शासक थे, राजा थे, जिनके पास तोपखाना था। उसके बाद इनका जो धन संपदा था, अतीव प्रभुत्व था, और इनका जो क्षेत्रफल था वो दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। ठीक है ना, यही है। देखिए, यही आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मेहारनगढ़ की किला, यानी कि जोधपुर की जिसे हम किला कहते हैं, वो यही है। ठीक है ना। इधर आपको देखने को मिल रहा होगा जयपुर की जंतर मंतर, ये इधर, यानी कि आप लोग कभी घूमने के लिए गए होंगे इस स्थान पे, बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। कभी मौका मिले तो इन ऐतिहासिक स्थलों पर जाना चाहिए। ठीक है ना, जाने से भी, घूमने से भी, शैक्षिक भ्रमण करना चाहिए। कभी समय निकाल कर अपने आप को घूमने के लिए व्यस्त रखिए। ठीक है ना, जीवन में घूमना चाहिए। आज़ादी हासिल करना, अब देखिए आज़ादी हासिल करने के पीछे जो है यहाँ पे कुछ दी जा रही है। सिख की बात की जाए तो जैसे कि हमने अभी राजपूतों की देखा, मुगलों को देखा, मराठों को देखा, अब जो है इसी प्रकार से सिख जो है, सिख भी बहुत सारे परिश्रम करते थे। उनका भी जो है क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। पाकिस्तान के लाहौर की तरफ, इधर पंजाब को देख लें तो आप, इधर सिख का ही क्षेत्रफल ज्यादा रहा था। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए।
इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। यानी कि जिसे हम सिख के एक बहुत बड़े गुरु माने जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म जो है उनके गुरु माने जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने जो है 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। परीक्षा में यहाँ आ सकता है कि खालसा पंथ की जो है स्थापना वो कौन किए थे, तो गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे, तो 1699 में किए थे। उसके बाद 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर, यानी कि 1708 में किसी कारणवश गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है बंदा बहादुर, ठीक है, कौन, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। यानी कि बंदा बहादुर के खिलाफ जो है मुगल सत्ता के खिलाफ बहुत विद्रोह किया। कौन, तो बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया, और वो जो है एक सिक्का बनाए, और उस पे जो है एक तरफ गुरु नानक जी और एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी का जो है नाम गढ़कर एक सिक्का बनाया, और उसे अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। यानी कि जब देखा कि ये बहुत इधर अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, तो इनको जो है 1715 में पकड़ लिया गया और 1716 में इनको जो है मार दिया गया। यानी कि बंदा बहादुर जी को बंदी बनाकर 1715 में और 1716 में जो है इनको मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। किन दो भागों में किया, जत्थों और मिसलों में। इन जत्थों और मिसलों के संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी, और इन दोनों की जो संयुक्त सेना होती थी उसे हम खालसा के नाम से जानते हैं। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उसकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अब ये जो देखिए जत्थों और जो मिसले थे, दो भागों में जब ये डिवाइड हो गए, तो दिवाली के पर्व में, बैसाखी में, ऐसे जो छोटे मोटे त्योहार होते थे उस समय में ये लोग मिलते थे अमृतसर में, और मिलकर जो है कोई समाधान निकालते थे कि कैसे हम इनसे लड़ें, कैसे मुगलों को देश से भगाएं, कैसे अंग्रेजों से लड़ें, कैसे अंग्रेजों को देश से भगाएं। तो इनके खिलाफ जो है वो हमेशा प्रसंग जारी रखते थे। इनके खिलाफ हमेशा लड़ाई के लिए वो हमेशा योजना बनाते थे, और योजना बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो एक वहाँ पे योजना बनाया, और योजना में बताया कि 20% जो है किसानों से कर लिया जाएगा, और जिसके बदले किसानों को जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ऐसे करके इन लोगों ने एक प्रसंग यहाँ पे स्थापित किया। ये देखिए 10वें गुरु गोविंद सिंह के जो है यहाँ पे चित्र दिखाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह का जो है यहाँ पे एक तस्वीर दिखाया जा रहा है आप लोगों को, और ये महाराजा रणजीत सिंह की तलवार आप जो है इधर देख रहे होंगे बाईं ओर। आइए देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन अपने भाग्य में है, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, ऐसे करके उन्होंने बताया था कि भारत में राज करेगा कौन, तो खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों में पंजाब के समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है कि कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। और इसी प्रकार से जो है एक महाराजा रणजीत सिंह आए, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सिख समुदाय का जो खालसा
पंत था उसको जो है शासन को संभाला और 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद मराठा का देख लेते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। अब मराठा की यदि बात की जाए तो सबसे पहले गहन में एक ही शब्द आता है, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। हालांकि अभी वर्तमान में एक मूवी भी आई है संभाजी महाराज की, यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको अवश्य ही एक बार देख लें। उसमें हमारे इतिहास को दिखाया गया है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा अतीत क्या था, हमारे अतीत को उसमें दर्शाया गया है। अतः आप लोग अवश्य ही एक बार उसको देखें, जिससे हमें अतीत जानने का एक अवसर प्रदान होता है। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि जिनका कार्यकाल बताया जाता है 1630 से लेकर 1680 तक। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक, ठीक है, मराठों की सेना में मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्राय द्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही, ठीक है, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया था। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए अपने पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कमुक आने की रास्ता आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने शनै शनै और काफी सफलतापूर्वक साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। ठीक है ना। यहाँ क्या बात हो रही है कि 1720 से लेकर 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे अपने काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। हालांकि जो है इस समय में जब शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य चल रहा था तो इन्होंने बहुत युद्ध लड़े उसके मुगलों के खिलाफ और बहुत परास्त किया मुगलों को। यदि और कुछ दिनों रह जाते तो मुगल भारत से छोड़ के चला जाता था, भारत छोड़कर वो चला जाता, लेकिन वही हुआ कि उनको उनकी अंत में मृत्यु हो गई और जिसके बाद फिर मुगल जो है सत्ता में आ गया। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिया गया। ठीक है, देखिए गुजरात मालवा ये सब बहुत बहुत क्षेत्रफल छीन लिया गया था मुगलों से। कुछ दिनों में मुगल को भगा देते देश से, कुछ दिन और बस रुक जाते थे, छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही उस क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब दक्कन के प्रायद्वीप का जो क्षेत्र था, इधर आप महाराष्ट्र की तरफ देखेंगे, कर्नाटक के क्षेत्र की तरफ देखेंगे तो इधर का क्षेत्र भी मुगलों से ही लोग छीन लिए थे 1730 तक। यहाँ से भी मुगल को भगा दिए थे। अब मुगल बस बंगाल की तरफ थोड़ा हुआ बचा हुआ था, उधर अवध प्रांत की तरफ थोड़ा बचा हुआ था, उन्हीं क्षेत्रों में थे। इधर दक्षिण के क्षेत्र में जो है दक्कन के क्षेत्र में पूरे मुगल शासन को समाप्त कर दिए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए इन्हें यहाँ जो है अधिपति के रूप में जाने लगे थे। कहते हैं ना अधिपति, भूपति, ऐसे करके उनका जो है संबोधन किया जाता है। तो क्यों किया जाता है कि वो एक अधिपति थे, बहुत क्षेत्रफल मराठा का जो है वो हो गया था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य की इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। कीमत जो है वो कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठा को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। यदि आप लोग, एक पानीपत मूवी भी आया है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 वाला, उसमें अहमद शाह अब्दाली के साथ जब मराठा का युद्ध होता है तो किस प्रकार से जो है मराठा के कुछ अपने ही शासक जो है वो उसका साथ देते हैं, जिस कारण
हम लोग क्या होते हैं कि 1761 में जो हमारा युद्ध है पानीपत का, वो हार जाते हैं और फिर से जो है मुगल में एक नया अभियान जारी हो जाता है और मुगल सत्ता फिर से कायम हो जाता है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली और अन्य शासक जो था वो कोई सहायता नहीं किया, जिस कारण हम लोग वहां पे हार गए। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। अब जाट, यहाँ तक मराठा को देख लिए, राजपूत को देख लिए, सिख को देख लिए, ठीक है, मुगलों को देख लिया। अब जाट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपनी नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिमी में स्थित क्षेत्रों को अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए थे। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बदौलते वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया है, वहीं वहीं बात करें तो दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों को समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया है। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, वो दिक की इमारतें उन्हें रूपों के नमूने पर पाई गई। यदि शाही कला की यदि वास्तुकला की बात की जाए तो दिक की इमारत ही के रूप में ही जाना जाएगा। यदि आप लोगों से पूछ देगा कि शाही वास्तुकला का प्रप्रथम उदाहरण क्या है, तो दिक की इमारत है, ठीक है, जो कि जाटों के द्वारा बनाया गया। ये देख लीजिए, ये जो है यही एक यहाँ पे जो है आपको उदाहरण के तौर पर चित्र दिखाया जा रहा है। और ये जो था आपका दिक का जो इमारत था, इसको जो है आप शाहजहां के जो युग हैं, जिसे हम आगरा कहते हैं, उसके रूप में भी इसको जोड़ा गया था। यानी कि इसकी वास्तुकला का वहाँ पे भी उपयोग किया गया था। तो ये जो पाठ है यहाँ तक समाप्त हो गया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह पाठ अच्छा लगा तो अपने मित्रगणों को अवश्य ही भेजें, लाइक करें। और यदि कोई शंका है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, तो अवश्य ही कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन करें। आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य ही दिया जाएगा। और यदि कोई विशेष प्रश्न है तो उसकी जो है उस प्रश्न पर अग्रिम पाठ में चर्चा अवश्य रूप से की जाएगी। अतः आप लोग ध्यान से सुने, अवधान से पढ़ें और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें, ठीक है। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, मित्रगणों को प्रेषित करें। आप लोग इस पाठ के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार धन्यवाद।